हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं विकी टॉक्स। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात की कि किस तरह से एक झूठ एक प्रोपेगेंडा राजपूत इतिहास के खिलाफ फैलाया गया आज़ादी के बाद से ही, और किस तरह से ये आज भी फैलाया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को स्क्रॉल करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज भी हम इतिहास से जुड़ी कुछ बात करने जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को इतिहास से जोड़ते हुए हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। इसराइल में जो हमस के आतंकियों ने किया वो सबने देखा। वो वीडियोस मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन किसी भी संवेदनशील इंसान को बहुत बुरा लगा होगा ये सब देखकर, किस तरह से सिविलियंस को मारा गया, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को मारा गया, गले रेत दिए गए लोगों के, डेड बॉडीज़ के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, रेप किए गए। बहुत ही हॉरिबल विजुअल्स थे। और जैसे ही ये वीडियोस सामने आए तो इस तरह के वीडियोस भी सामने आए जिनमें कहा गया कि इसी ह्यूमिलिएशन और डिसरिस्पेक्ट से बचने के लिए हिंदू महिलाएं जौहर किया करती थी जब खिलजी जैसे इन्वेडर्स हमारे देश पर अटैक करते थे, ताकि उनके साथ ये सब ना हो। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ये हिंदुओं का नहीं, राजपूतों का सेक्रीफाइस है, क्योंकि राजपूतों का आप हमेशा बुरा भला कहते हैं और उन सेक्रीफाइसेस का आप अपमान करते हैं, इसलिए इसे सिर्फ राजपूतों का सेक्रीफाइस कहा जाए। और नाराज़गी होगी भी, क्योंकि ऐसे सेक्रीफाइसेस को डिमीन करना, उनका अपमान करना वाकई में बहुत शर्मनाक है। अब मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि उन्हें हिंदू कहें या उन्हें राजपूत कहा जाए, क्योंकि मेरे लिए वो लोग मेरे एंसेस्टर्स हैं, मेरे पूर्वज हैं, और इस देश के भी एंसेस्टर्स हैं। और हमें एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी उन सेक्रीफाइसेस का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन सेक्रीफाइसेस की वजह से ही उस समय के लोगों को हिम्मत मिली कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे मौत ही सामने क्यों ना हो, लेकिन अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और हाँ, मेजॉरिटी में राजपूत वुमेन हुआ करती थी, क्योंकि लड़ने वाले भी मेजॉरिटी में राजपूत हुआ करते थे। लेकिन और भी महिलाएं होंगी गांव की, जैसे और भी लोग सेना में लड़ा करते थे, चारंस लड़ा करते थे। भामाशाह और ताराचंद, उनके भाई जो महाराणा प्रताप के साथ थे, वो जैन थे। यूँ तो जैन धर्म भी क्षत्रिय धर्म का ही एक हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है। हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, उन सेक्रीफाइसेस के बारे में। और उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए वो सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं किए, बल्कि उनकी ज़मीन के लिए, उनकी सिविलाइजेशन के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, यानी हमारे लिए किए। और उसमें वो सब लोग आ जाते हैं जो आज इस देश की संस्कृति पे और इतिहास पे गर्व करते हैं। और अगर कुछ लोग उन्हें डिसरिगार्ड करते हैं, उस ग्लोरियस हिस्ट्री को अपमानित करते हैं, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि पूरी सोसाइटी ऐसा करती है और सब गलत करते हैं। जो उन्हें अपना मानते हैं वो उनका सम्मान भी करते हैं। खैर, जिसे जो मानना है वो माने, ये मेरे अपने विचार हैं। आपके विचार मुझसे कुछ अलग हो सकते हैं और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ सेक्रीफाइसेस के बारे में, और जो कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे यहाँ पे जो कहते हैं कि जौहर करने की क्या ज़रूरत थी। कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं जो कहती हैं कि जौहर तो एक पेट्रियार्कल प्रैक्टिस थी जो महिलाओं पर थोप दी जाती थी, उन्हें तो लड़ना चाहिए था, जौहर तो एक गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, और वो लोग कैसे हमारे आइकन्स हो सकते हैं। और ये लोग जौहर और सती को भी एक ही बता देते हैं, जबकि दोनों डिफरेंट हैं, और उसे बुरा बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका काम है राजपूतों से जुड़ी हर चीज़ को बुरा बता देना और उसे डिसरिस्पेक्ट करना। इन्हें पता ही नहीं है जौहर क्या होता था, लेकिन ये जी भर के उस पर बकवास करता है। जब कोई इन्वेडर किसी गांव पे या शहर पे हमला करता था और जो डिफेंडिंग फोर्सेस होती थी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि अब या तो मौत या वीर गति, तो आदमी सब केसरिया बांध के तिलक लगा के युद्ध के मैदान में उतर जाते थे और महिलाएं तैयार हो जाती थी जौहर के लिए। किसी भी इंसान को शौक नहीं होता कि वो अपने परिवार को आग में जला दे। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ या अपनी पत्नी को कोई आग में नहीं जला देना चाहता। आप सोचिए कि क्या उस समय उनकी मनोस्थिति होगी, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा होगा उस समय। इसको समझने के लिए आपको उस समय को समझना पड़ेगा कि क्या उस समय की सिचुएशन थी, किस तरह के वो लोग थे जिनके लिए अपना ऑनर, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। क्या उनकी मॉरल वैल्यूज़ थी। करेज, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस उनके लिए टॉप प्रायोरिटी हुआ करते थे। अपने धर्म में अटूट विश्वास रखने वाले लोग, जिनके लिए धर्म सिर्फ उनकी आस्था नहीं बल्कि एक प्रेरणा देने वाली शक्ति हुआ करती थी, जो उनके एक्शंस को, उनके व्यवहार को, उनके कामों को और आसपास होने वाली घटनाओं पे उनकी प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करती थी। धर्म का कॉन्सेप्ट उनके लिए सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं होता था, बल्कि अपने कर्तव्य सही तरीके से निभाना, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से पूरा करना भी होता था। और कठिन परिस्थिति में सेल्फ सेक्रीफाइस करना उनके धर्म का हिस्सा था। जौहर और साका की प्रैक्टिस को समझने के लिए उनके धार्मिक आधार को जानना ज़रूरी है। क्षत्रिय धर्म को मानने वाले और उसका पालन करने वाले उन लोगों के बारे में समझना ज़रूरी है, और इस वीडियो में हम वही कोशिश करेंगे। तो वो लोग, वो सोसाइटी अलग थी, उनके मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हुआ करते थे, सब साथ में मिल के रहा करते थे, पूरा गाँव आपका परिवार हुआ करता था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी लोगों के बीच में, अपनी वैल्यूज़ के लिए लड़ने मरने को तैयार रहते थे।
महिलाओं का सम्मान करते थे, फिर चाहे वो आपके दुश्मन पक्ष की ही क्यों ना हो। और एक दो नहीं, पूरी सोसाइटी इस तरीके की हुआ करती थी। हम सिर्फ राजाओं के नाम जानते हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, लेकिन जो लोग इनके साथ में लड़ते थे वो क्या कम बहादुर हुआ करते थे? एक से बढ़कर एक वॉरियर्स हुआ करते थे। कहने का मतलब वो सोसाइटी अलग थी, हम लोग एज अ सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। फिर चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ की बात हो, कमिटमेंट की बात हो, साथ मिल के रहने की बात हो, धर्म हमारे लिए फेस्टिवल और इवेंट्स तक सीमित रह गया है। लेकिन वो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोग थे, जो जानते थे कि उनका धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या होता है। उनका बिहेवियर, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। वो एक मौत से ना डरने वाले, जिगर वाले, बहादुर वॉरियर्स की सोसाइटी थी। अब जौहर साके इतिहास में बहुत जगह हुए। चित्तौड़ में 3 बड़े जौहर साके हुए, जैसलमेर में, सिंध में 7th सेंचुरी में, चंदेरी में, बुंदेलखंड में। और ये तो वो बड़े इवेंट्स थे जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए। बॉर्डर के आसपास के गांव में जिनकी आबादी बहुत कम रही होगी, उन्हें तो शायद इतिहास में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो हम इन इवेंट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके राज्य पे हमला होने वाला है, स्टेट की बॉर्डर पे ही होगा हमला सबसे पहले। तो मान लीजिए दुश्मन ने कैंप आपकी स्टेट की बॉर्डर पे डाल लिया है और वो कहता है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं हमला करूंगा। अब या तो वो आपसे कुछ रैंसम मांग रहा हो, कुछ पैसे, हीरे जवाहरात वगैरह, आप उसको दे के पीछा छुड़ा ले। अगर इससे बात नहीं बनती है तो या फिर आप सरेंडर कर दें या फिर अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाएँ। अब स्टेट की सेना ही अगर वहाँ से भाग जाएगी तो जो वहाँ लोग बसे हुए हैं उनका क्या होगा? अगर खुद की जान बचानी होती तो सारे सैनिक भाग जाते अपने परिवार को लेके। और सपोज़ कीजिए आज हमारे देश पे अगर हमला हो जाए और हमारे सैनिक अपनी जान बचाकर भाग जाएं। बहुत बहादुर है हमारी इंडियन आर्मी में, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे प्राउड है अपनी इंडियन आर्मी पे। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सैनिक बॉर्डर से भाग जाएं तो दुश्मन की सेना अंदर घुसेगी, शहरों को लूटेगी और लोगों को मारेगी। तो जब दुश्मन से युद्ध की स्थिति बनती थी तो या तो ये अपने लोगों को लेके अपना गांव, अपना घर छोड़ के वहाँ से चले जाते, लेकिन कोई भी अपना गांव, अपना घर, अपने पूर्वजों की विरासत को नहीं छोड़ के जाना चाहता है। आज आपको भी कोई कहे कि आप अपना घर, अपना गांव छोड़ के चले जाएं तो आप भी नहीं जाना चाहेंगे, आप भी लड़ने का सोचेंगे। तो इन वॉरियर्स का तो धर्म होता था युद्ध करना, अपने लोगों की रक्षा करना। और युद्ध करने के भी इनके उसूल हुआ करते थे कि बूढ़े बच्चों को नहीं मारना है, सिविलियंस को नहीं मारना है, महिलाओं को नहीं मारना है, और दुश्मन हार भी जाए तो उसे ह्यूमिलेट नहीं करना है, तब भी उसका सम्मान करना है। तो ये लोग लड़ते थे। मरने से और युद्ध करने से डरने वाले लोग तो थे नहीं, ज़बरदस्त स्किल्ड वॉरियर्स थे। और अकबर के समय जो तीसरा जौहर हुआ चित्तौड़गढ़ का, उसमें 8000 राजपूत सैनिक मारे गए और 25,000 इन्होंने मुगल सेना के मार दिए। मतलब खुद से 3 गुना ज़्यादा तो इन्होंने मार दिए। 1:3 के रेशियो से मारे, एक ने 3 मारे। कितना बड़ा रेशियो है, सोचो अगर बराबर की सेना होती तो। और कितनी बार आउट नंबर्ड हुआ करते थे, कितने युद्ध ऐसे, लेकिन फिर भी लड़ते थे। अब इससे आप खुद को जोड़ के देखिए कि आपके गांव या शहर पे हमला हो चुका है, पूरा गांव किले के अंदर है, किले को चारों तरफ से दुश्मन सेना ने घेर लिया है और महीनों तक आप दुश्मन से संघर्ष करते हैं। खिलजी ने जब चित्तौड़ पे हमला किया तो 8 महीने लगे उसे किला तोड़ के अंदर घुसने में। अकबर के समय पे 4 महीने लगे। 28 जनवरी 1303 को खिलजी ने कैंप डाल लिया चित्तौड़गढ़ के पास में और 26 अगस्त 1303 को वो किले के अंदर घुस पाया। अब सोचिए कि आप उस किले के अंदर हैं और आपका राशन खत्म होता जा रहा है, आपके हथियार खत्म होते जा रहे हैं, आपका गोला बारूद खत्म होता जा रहा है, आपकी सेना खत्म होती जा रही है और आप वो समय आ चुका है जब आपको पता है कि आप ज़्यादा दिन तक इनको नहीं रोक पाएंगे। आधी सेना आपकी खत्म हो चुकी है, हार निश्चित है, लेकिन फिर भी आप सरेंडर नहीं करते हैं। तो ऐसा समय जब आता था तो बचे हुए जो सैनिक थे वो तैयार हो जाते थे साका करने के लिए, सर पे केसरिया बांध के, माथे पे तिलक लगा के युद्ध भूमि में कूद जाने के लिए, जितने दुश्मन काट सकते हैं उतने काट के वीर गति को पाने के लिए। और महिलाएं तैयार हो जाती थी जौहर करने के लिए, जिसमें वो आग में कूद के अपने शरीर को राख कर देती थी ताकि दुश्मन उनके मृत शरीर को भी छू ना सके। आप सोचिए कि एक तरफ आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, आपको पता है कि आप लौट के वापस नहीं आएंगे, आप आखिरी बार अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कलेजा मजबूत करके जाते हैं और आखिरी सांस तक लड़ते हैं। और उन महिलाओं की स्थिति समझिए जो आखिरी बार अपने पति से, अपने बेटे से, अपने भाई से मिल रही हैं। उन्हें पता है कि वो लौट के नहीं आएंगे और उन्हें जौहर की आग में जलना है। वो अपने सामने अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, जिनको उन्होंने कलेजे से लगा के दूध पिला के बड़ा किया है, उन्हें आग में जलता देखती हैं और खुद भी उस आग में कूद जाती हैं। आप सोचिए कि आप है उस जगह पे, आप अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं युद्ध में लड़ने के लिए और आपको पता है कि वो जौहर की आग में जलने वाले हैं। मतलब सोच के भी इंसान की रूह कांप जाए। उन्होंने वो फेस किया विद शीर करेज, घुटने नहीं टेके उन्होंने हार नहीं मानी। और हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, दिलीप मंडल जैसे, फेमिनिस्ट हैं, स्वरा भास्कर जैसी, ये लिखते हैं कमिटिंग जौहर वॉज बैड
I'm sad for them, but that was not bravery. They should have fought like Jhalkari Bhai, Uda Devi Pasi, or like Phulan Devi. We have better role models. Let's celebrate these better icons. स्वरा भास्कर लिखती है, Women have the right to live despite being raped. Women have the right to live despite the death of their husbands, male protectors, owners, controllers of their sexuality, whatever you understand the men to be. Women have the right to live, independent of whether men are living or not. ये लोग कहते हैं कि इसमें क्या बहादुरी थी, उन्हें तो लड़ना चाहिए था। फेमिनिस्ट कहती हैं कि ये तो एक पेट्रियार्कल प्रैक्टिस थी, उन महिलाओं पे प्रेशर होता था इसलिए वो ऐसा करती थी, और रेप होने के बाद भी उन्हें जीने का हक है, उनके आदमी मर जाए उसके बाद भी उन्हें जीने का हक है। आप सोचिए अगर वो महिलाएं ऐसा ना करती तो उनके साथ क्या होता, हमलावर उन्हें कैप्चर करने के बाद उनके साथ में क्या करते, किस तरह से उनके सम्मान की, उनके शरीर की धज्जियाँ उड़ाई जाती। इसलिए उन्होंने जौहर का विकल्प चुना और अपने भाग्य का नियंत्रण खुद किया और अपने आप को इस डिसरिस्पेक्ट और इस ह्यूमिलिएशन से बचाया। और ये जो इन्वेडर्स थे इनके कोई उसूल नहीं हुआ करते थे कि महिलाओं का इन्हें सम्मान करना है या इन्हें कोई दया रखनी है। दे वर बार्बेरियंस, क्रूअल थे ये लोग, अपने दुश्मनों के सर काट देना जैसे आईसिस करता है, हमास के आतंकियों ने किया इसराइल में, डेड बॉडीज़ को म्यूटिलेट कर देना, कोई मानवता नहीं थी इन लोगों में। और सोचिए जो लोग एज प्रिजनर्स पकड़े जाते थे उनके सामने अगर उनके घर की महिलाओं के मृत शरीर के साथ ये सब किया जाता तो किस तरह का ट्रॉमा होता उन लोगों को। इसराइल के जो वीडियो है जो मृत महिला के शरीर के साथ किया जा रहा था, जब उसके घर वालों ने वो वीडियोस देखे होंगे तो किस तरह का ट्रॉमा हुआ होगा उन लोगों को। फीलिंग्स तो होती है ना इंसान में आज भी, तो क्या उस समय के लोगों में फीलिंग्स नहीं होती थी? इसलिए इनके मृत शरीर के साथ ऐसा ना किया जाए, उसका भी सम्मान रहे, इसलिए उन लोगों ने जौहर किया। वॉर क्राइम माना जाता है आज के समय पे अगर किसी मृत शरीर के साथ कुछ गलत किया जाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन माना जाता है। हमारी इंडियन आर्मी जब किसी आतंकी तक को मारती है तो उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को दी जाती है लास्ट राइट्स करने के लिए। कारगिल वॉर में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए उन्हें सम्मान के साथ लौटाया गया या फिर सम्मान के साथ दफन कर दिया गया। मृत शरीर के साथ दुर्व्यवहार करना इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। और हमारे लोग जो क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले लोग, अपने दुश्मन का भी सम्मान करने वाले लोग, युद्ध के भी कुछ उसूल हुआ करते थे उनके, उन्होंने इससे 1000 गुना ज़्यादा फेस किया उस समय पे। स्वरा भास्कर लिखती है कि उनके आदमी मर जाने के बाद भी उन महिलाओं को जीने का हक था। जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को, जिन बच्चों को बंदी बनाया जाता था उनके साथ क्या किया जाता था? उन्हें स्लेव्स बना के रखा जाता था, उन्हें स्लेव मार्केट्स में बेच दिया जाता था। पढ़िएगा स्लेव ट्रेड के बारे में। आंद्रे विंक अपनी किताब अल हिंद द मेकिंग ऑफ इंडो इस्लामिक वर्ल्ड में लिखता है, During the invasion of Muhammad bin Qasim, invariably numerous women and children were enslaved. The sources insist that now, in dutiful conformity to religious law, the 1/5 of the slaves and spoils were set apart for the caliph's treasury and dispatched to Iraq and Syria. The remainder was scattered among the army of Islam. At Rur, a random 60,000 captives reduced to slavery. At Brahmanabad, 30,000 slaves were allegedly taken. At Multan, 6,000. Slave raids continued to be made throughout the late Umayyad period in Sindh, but also much further into Hind, as far as Ujjain and Malwa. The Abbasid governors raided Punjab, where many prisoners and slaves were taken. मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे हमला किया तो 60,000 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया गया, और जो लोग बंदी बनाए गए, जो लूट का सामान था, उसमें से 1/5 हिस्सा खलीफा को इराक और सीरिया भेज दिया गया और बाकी आर्मी में बांट लिया गया। इसके आगे वो लिखता है, In the early 11th century, Tariq al-Yamini, the Arab historian, al-Utbi recorded that in 1001, the armies of Mahmud of Ghazni conquered Peshawar and Hind after Battle of Peshawar in the midst of the land of Hindustan and enslaved thousands. Later, following his 12th expedition to India in 1018-19, Mahmud is reported to have returned to with such a large number of slaves that their value was reduced to only 2 to 10 dirhams each. This unusually low price made, according to Al-Utbi, merchants came from distant cities to purchase them, so that the countries of Central Asia, Iraq and Khorasan were swelled with them, and the fair and the dark, the rich and the poor mingled in one common slavery.
अल उतबी एक अरबी इतिहासकार अपनी किताब तारीख अल यामिनी में लिखता है कि जब महमूद ऑफ गजनी ने पेशावर और वही हिंद को जीत लिया तो वो इतने लोगों को यहाँ से स्लेव्स बना के ले गया कि सेंट्रल एशिया, इराक और खुरासान इनसे भर गए और इन स्लेव्स की कीमत मात्र 2 से 10 दिरहम रह गई। पीटर जैक्सन अपनी बुक द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री में लिखता है, Indian slaves were an important component of the highly active slave markets of medieval and early modern Central Asia. The all-pervasive nature of slavery in this period in Central Asia is shown by the 17th century records of one Zubairi Sheikh, a Naqshbandi Sufi leader, owning over 500 slaves, 40 of whom were specialists in pottery production, while the others were engaged in agricultural work. High demand for skilled slaves and India's larger and more advanced textile industry, agricultural production and tradition of architecture demonstrated to its neighbors that skilled labor was abundant in the subcontinent, leading to enslavement and export of large number of skilled labor as slaves following their successful invasions. इसका मतलब इंडियन लेबर जो थी वो स्किल्ड लेबर थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, पॉटरी बनाने में, आर्किटेक्चर में, और इनकी हाई डिमांड थी, इसलिए लोग यहाँ पे रेड्स करते थे और हज़ारों लोगों को स्लेव बना के ले जाते थे। बीट्रिस फोर्ब्स मांस एक अमेरिकन हिस्टोरियन है जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब्स पे और तिमुरिड डायनेस्टी पे। वो लिखती हैं अपने बुक द राइज एंड रूल ऑफ तिमरलेन में, After sacking Delhi, Timur enslaved several thousand skilled artisans, presenting many of these slaves to his subordinate elite, although reserving the masons for use in the construction of the Bibi Khanum Mosque in Samarkand. Young female slaves fetched higher market price than skilled construction slaves, sometimes by 150%, as they could be kept as sex slaves. इसका मतलब है जब तैमूर ने दिल्ली पे हमला किया तो वहाँ से वो हज़ारों लोगों को गुलाम बना के लेके गया। इसमें से बहुत सारे उसने अपने इलाइट लोगों में, आर्मी के लोगों में बांट दिए और इसमें से कुछ उसने बीबी खैनम मॉस्क जो समरकंद में है उसके कंस्ट्रक्शन में लगा दिए। और जो यंग स्लेव गर्ल्स हुआ करती थी उनकी कीमत कंस्ट्रक्शन स्लेव्स से 150% तक ज़्यादा होती थी, क्योंकि उन्हें एज सेक्स स्लेव्स यूज़ किया जाता था। तो ये किया जाता था जिन लोगों को युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। और ये तो चलो हज़ारों साल पुरानी बात हो गई। आप आज देख लो आईसिस क्या कर रहा है यजीदी महिलाओं के साथ में, किस तरह से उन्हें स्लेव बना के रखा जाता है, कौन से ह्यूमन राइट वायलेशंस है जो आईसिस ने किए हैं, मास मर्डर, जेनोसाइड, एथनिक क्लिनजिंग, फोर्स्ड मैरिजेस, सेक्स स्लेवरी, रेप। और ये आज हो रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जब ह्यूमन राइट्स के कानून बन चुके हैं, इतने बड़े बड़े सुपर पावर देश बन चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। तो सोचो उस समय पे क्या हुआ होगा। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसी ज़िंदगी की जगह सम्मान की मौत चुनी। वो हालातों के पीड़ित नहीं बने, उन्होंने अपनी नियति खुद तय की। और हमें इस पर गर्व है और हमेशा रहेगा, और हर उस इंसान को रहेगा जो इस देश के सिविलाइजेशन की, इसके कल्चर की रिस्पेक्ट करता है, जो ये जानता है कि एक इंसान की डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, राजपूत या कोई और ये जौहर और सागा की जो प्रैक्टिस है ये हाईएस्ट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। पूरी दुनिया में आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने दुश्मन द्वारा पकड़े जाने, उसकी कैद में, उसके कंट्रोल में रहने से अच्छा लड़कर मर जाना पसंद किया। बुराई के खिलाफ खड़ा होने का और उसे जीतने ना देने का ये उनका तरीका था। और जिन पुरुषों ने साका किया उनके लिए इससे बेहतर मौत क्या होती कि वो रणभूमि में लड़ते हुए वीरगति हो जाएं। और इन सेक्रीफाइसेस ने उस समय के लोगों को, उनकी आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर किया ऐसे बारबेरियंस के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने अपनी सोसाइटी को मैसेज दिया कि लड़ते हुए मर जाना, लेकिन इन्हें जीतने मत देना। और खिलजी जैसे इन्वेडर्स ने किले तो जीत लिए, लेकिन वो उनकी विल पावर को नहीं तोड़ पाए। सिंध में 7वीं सेंचुरी में जौहर का उल्लेख मिलता है। 1303 में खिलजी ने चित्तौड़ पे हमला किया, तब जौहर हुआ 500 साल बाद। इसके बीच कितनी ऐसी घटनाएं हुई होगी जो इतिहास में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो खिलजी ने जब चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया तो उसने उसका नाम बदल के खिजराबाद रख दिया, लेकिन राजपूतों ने अपना रेजिस्टेंस कंटिन्यू रखा और उससे वापस जीता। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने जब हमला किया तब जौहर हुआ, राजपूतों ने फिर उसे वापस जीता। अकबर के समय पे जौहर हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर वापस जीता। और चित्तौड़गढ़ आज भी चित्तौड़गढ़ कहलाता है, खिजराबाद नहीं कहलाता है, क्योंकि राजपूतों ने कभी हार नहीं मानी, वो कंटिन्यू रेजिस्ट करते रहे। हार का सामना किया, मौत का नंगा नाच देखा उन लोगों ने। गांव के गांव राजपूतों के ख़त्म हो गए। 18-20 साल के लड़के युद्ध में लड़के मर जाते थे, औरतें जवानी में विधवा हो जाती थी, बच्चे अनाथ हो जाते थे। किसके लिए? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ सेंट्रल एशिया के स्लेव मार्केट्स में बेच दिए जाएँ। इसलिए
और आज ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और सूरा भास्कर जैसी फेमिनिस्ट उन सेक्रीफाइसेस का अपमान करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। आपकी फिल्म इंडस्ट्री की एक हीरोइन फंस गई थी अभी इजराइल में, नुसरत भरूचा। उनसे पूछना कि उन्हें अपने देश वापस लौट के कैसा लगा। उसने कहा कि वो बहुत थैंकफुल है कि वो ऐसे देश में रहती है जहाँ इतनी पीस है, और बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग यहाँ पे सेफ़ हैं। और ये देश इसी वजह से आज सेफ़ है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने खून बहाया इसके लिए, सर कटवाए अपने इसके लिए। नहीं तो शायद आज हमारे पास भी इतना ही हिस्सा ज़मीन का बचा होता जितना इजराइल के पास बचा है, और हम भी चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरे होते जो हमारे दुश्मन होते। शायद हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो गई होती, जैसे बहुत सी हो भी गई। और इजराइल की छोड़ो, यहीं देख लो अपने घर में कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह से रोज़ आतंकवादी वहाँ मार रहे हैं लोगों को। आज हम इतना बड़ा देश है, दूसरे तीसरे नंबर की हमारी आर्मी है दुनिया में, उसके बाद भी इतना सा देश है पाकिस्तान, कैसे मरवा रहा है हमारे सैनिकों को कश्मीर में। 100-200 ही तो घुसे थे इजराइल में, क्या आतंक मचाया उन लोगों ने। तो सोचो 8-10 हज़ार की सेना का एक छोटा सा स्टेट कैसे 40-50 हज़ार की सेना के सामने लड़ता होगा उस समय। तो आप भी इस बात के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां आप चैन की सांस ले सकते हैं। और आप सोचिए, आज जो सैनिक इजराइल में लड़ रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं, आज से 100-200 साल बाद उनकी आने वाली जनरेशन उन्हें ही गालियाँ दे। जो हमारे यहाँ तो हो रहा है, जिन लोगों ने हमारी सिविलाइजेशन को बचाया, हमारे कल्चर को बचाया, उन्हीं लोगों को गद्दार, मुगलों के गुलाम, अंग्रेज़ों के गुलाम, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। पूरी दुनिया की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने ऐसे सेक्रीफाइसेस किए और जो 1000 साल तक कंटिन्यूस लड़ते रहे। और ये कोई एक्सेजरेट करके बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं 1% भी। 7th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक पता नहीं कितने जौहर साके किए होंगे इन लोगों ने। अकबर से जयपुर की संधि होने के बाद ये सब कम हुआ। उसी जयपुर रियासत को उल्टा सीधा बोलते रहे, मुगलों की गुलामी करी, घुटने टेक दिए। इतने सालों तक हज़ारों महिलाओं को जलते देखकर, हज़ारों लोगों को मरते देखकर अगर उन्होंने अकबर से सम्मानपूर्वक समझौता किया, संधि की, तो क्या बुरा किया उन्होंने। उनकी संधियों के बाद ही ये हज़ारों लोगों को स्लेव बना के ले जाने वाला ये स्लेव ट्रेड बंद हुआ, जजिया बंद हुआ, ये जौहर साके होना बंद हुए। और अगर अकबर से नहीं करते वो संधि तो कोई और आता, अफगान आते, अहमद शाह अब्दाली जैसे। ना इतिहास का कोई ज्ञान है, ना जियोपॉलिटिक्स का कुछ पता है, बस थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गई तो बस भोंकते रहना गंडकों की तरह। खैर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर देना, क्योंकि और कंटेंट आने वाला है आगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।